पॉइंट पे आ रहे हैं, जो चैप्टर का नाम है कि नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम एक्चुअली व्हाट इज नेशनल इनकम? तो लुक ऑन द बोर्ड। नेशनल इनकम, इट इज द मनी value of all the final goods. This money and final is a keyword of all the final goods and services produced in an economic from production point of view. नेशनल इनकम जहां पे मनी वैल्यू की बात हम कर रहे हैं और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज द कीवर्ड, व्हाट प्रोड्यूस, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमिक फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पे किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा, उस व्यू पॉइंट से किसी भी मनी को जो हम उसमें कैलकुलेट करते हैं उसके फाइनल गुड्स और सर्विस पे, और पॉइंट व्यू हमारा क्या है? प्रोडक्शन। जब किसी चीज का प्रोडक्शन दो ही रूप में होता है, या तो प्रोडक्शन हम गुड्स के रूप में कर रहे हैं या तो सर्विस के रूप में कर रहे हैं। तो इसीलिए इस नेशनल इनकम को ये कहा गया कि इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमिक फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरे वे में अगर हम कहा जाए, इट इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम। व्हाट इज फैक्टर इनकम? इन प्रीवियस चैप्टर एवरीथिंग इज डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर कि फैक्टर इनकम इज ए रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। दीज आर द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंस। जो नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा अर्न किया जाए, दैट इज ए फैक्टर इनकम ऑफ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर फ्रॉम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पे कह रहा है कि नॉर्मल रेजिडेंस तो कहते हैं जो 1 साल के अंदर जो अर्न किया गया और उसका भी इनकम पॉइंट के व्यू से किया गया, मतलब दैट डेट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो भी इनकम रेजिडेंस, नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा किया गया, वो आपका नेशनल इनकम होता है। थर्ड पॉइंट, एन इंडिविजुअल बिकम नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री व्हेन हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। अब हम यहां पे बात करेंगे कि नॉर्मल रेजिडेंट होता कौन है? जिसका, इसमें कह रहा है कि जिसका इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट देश में हो, वही उसका वो नॉर्मल रेजिडेंस होता है। हिज पीरियड ऑफ स्टे इन दैट कंट्री एक्सीड 1 ईयर, उसका कम से कम 1 साल से कम समय उस देश में नहीं होना चाहिए। उसी को हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। पहले हम ये बात समझें कि हम किसको कहते हैं रेजिडेंस और किसको कहते हैं नॉन रेजिडेंस। तो पहले अगर हम, जैसे ये देखिए मैप अगर बनाया है, ये देखिए मैंने बनाया कि कोई, जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली भारत के बाहर कहीं पे गेम खेल रहे हैं, लेकिन उनका जो इनकम है, वो जो वहां से उनको पैसा मिलेगा, वो कहां लेके आएंगे? भारत में आएंगे। तो इनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहा जाएगा कि कोहली यहाँ पे पैसा टू अर्न करने गए, लेकिन उनका इंटरेस्ट जो है वो रेजिडेंस, नॉर्मल रेजिडेंस कहे जाएंगे, क्योंकि उनका पैसा जो है बाहर से आ रहा, लेकिन इंटरेस्ट अपने भारत के लिए आ रहा। जैसे अगर कोई एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक कहाँ की बैंक है? इंडिया की बैंक है। अब वो बैंक यूएसए में भी उसकी एक ब्रांच है। तो यहाँ पे ये जो पैसा यहां से जो अर्न होगा, एसबीआई के पास जो पैसा आएगा, वो कहां आएगा? वो आएगा इंडिया के पास में। यानी कि इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है वो भारत के पास आ रहा। बैंक आपका ब्रांच कहां पे? अदर कंट्री में, अब्रॉड में है, लेकिन उसका पैसा जो आएगा वो एसबीआई के इंडिया में, यानी कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका भारत में है। इसी तरह अगर कोई बाहर की कंपनी अगर जैसे मैकडोनाल्ड है, अगर ये भारत में है तो वो एक्चुअल में इंडिया की तो है नहीं, वो भारत के बाहर की है, तो उसका इंटरेस्ट उस कंट्री के लिए होगा, यानी कि वो नॉन रेजिडेंस कहे जाएंगे। रेजिडेंस, नॉर्मल रेजिडेंस को कहा जाता है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपने देश के लिए हो। तो जैसे आपने विराट कोहली की बात की, जैसे मैंने यूएसए में एसबीआई की बात की, तो ये बैंक का एक्चुअल बैंक तो भारत का है, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो है वो बाहर देश में उसकी ब्रांच है, लेकिन उसका जो इकोनॉमिक आ रहा वो हमारे देश में आ रहा। इसी तरह दूसरे कंट्री का इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के लिए, क्योंकि उसकी ब्रांच एक इंडिया में है, पैसा यहां से जो अर्न हो रहा है वो उसकी कंट्री के लिए जा रहा, तो वो उसके लिए नॉर्मल रेजिडेंस होगा। हमारे लिए, हम उसके लिए क्या होंगे? हम उसके लिए नॉन रेजिडेंस होंगे। इसी तरह हमारी जो ब्रांच की कंपनियां हैं, या जो हमारे यहाँ के लोग हैं जो बाहर जाके अर्न कर रहे हैं, उनका मेन इंटरेस्ट
इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत के लिए है, वो अर्न कर रहे हैं दूसरे कंट्री से, तो उनके लिए हम नॉन रेजिडेंस होंगे, हमारे लिए वो नॉर्मल रेजिडेंस होंगे। क्लियर? अब हम बात करें तो इसी चीज को यहां पे हमने लिखा है कि एन इंडिविजुअल बिकम नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री व्हेन हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री। जहां उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के लिए है, वही वो व्यक्ति वहां के लिए नॉर्मल रेजिडेंस है। उसका 1 साल से, यानी कि हिज पीरियड ऑफ स्टे इन दैट कंट्री एक्सीड 1 ईयर, 1 साल कम से कम उसका उस कंट्री में उसका रेजिडेंस रहने का होना चाहिए, तभी वो उसके नॉर्मल रेजिडेंस के रूप में माना जाएगा। दूसरा, दिस कंसेप्ट ऑफ द नॉर्मल रेजिडेंस अप्लाई टू इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल। अब 2 चीज में ये नॉर्मल रेजिडेंस माने जाएंगे। एक तो इंडिविजुअली बताया कि बाहर जाके कर रहे हैं तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के लिए है। दूसरा, इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है, जिसको और आर्टिफिशियल कहते हैं। जैसे फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल स्टेइंग इन द कंट्री बट आर नॉट रेजिडेंट। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि भारत में तो रह रहे हैं, तो मैंने कहा कि जो 1 साल जो भी रहेगा वो नॉर्मल रेजिडेंस के रूप में माना जाएगा, और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के लिए है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भारत देश में रह रहे हैं इंडिविजुअली रूप में, लेकिन उनको हम रेजिडेंस को नॉट रेजिडेंस के रूप में माना जाएगा। जैसे फॉरेन स्टूडेंट, अगर कोई फॉरेन से यहाँ पढ़ने आया है तो वो स्वाभाविक सी बात, अगर ग्रेजुएशन कर रहा है तो वो 1 साल तो रहेगा नहीं, वो 3 साल तक हमारे कंट्री में लेके पढ़ रहा है, लेकिन उसको हम नॉर्मल रेजिडेंस नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे नॉन रेजिडेंस। दूसरा, पीपल विजिटिंग टू कंट्री फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। कुछ लोग ऐसे भी हैं, चाहे हमारे यहाँ से कोई लोग जा रहे हैं दूसरे कंट्री में इलाज कराने, तो वहां के रेजिडेंस थोड़ी कहे जाएंगे, वो चाहे उनको 3 साल दवा अपने इलाज कराने में लग जाए। उसी तरह हमारे कंट्री में अगर किसी कंट्री से कोई आके अपना इलाज कराता है तो उसको हम नॉट रेजिडेंस के नाम पर, उसको हम नॉर्मल रेजिडेंस के रूप में नहीं मानेंगे। वो 1 साल से ज्यादा रहेंगे बट आर नॉट रेजिडेंट, उनको रेजिडेंट हम नहीं मानेंगे। तीसरी चीज है क्रू मेंबर, जो आपके शिप पे होते हैं, आपकी एयरलाइंस में होते हैं, तो वो मेंबर को भी हम रेजिडेंस के रूप में नहीं मानेंगे कि क्रू में, क्योंकि वो ज्यादा समय रहते हैं, क्योंकि वहां पे ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है। मतलब ये चीजें हो रही कि 1 साल उसको अगेंस्ट जा रहा है कि 1 साल अगर से ज्यादा तो हमारे यहाँ रह रहे क्रू मेंबर आते हैं, शिप पे आ रहे हैं, एयर अलायंस में आ रहे हैं, तो ये तो ज्यादा ये फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं, तो वो, लेकिन उसको हम रेजिडेंस नहीं माना जाएगा, उसको नॉन रेजिडेंस ही माना जाएगा। ब्यूरोक्राफ्ट एंड पॉलिटिशियन ऑफ फॉरेन कंट्री, अब कोई वहां के राजदूत हैं किसी कंट्री के, जो ब्यूरोक्राट्स हैं, और कोई पॉलिटिशियन है वो हमारे कंट्री में आके कई दिनों से रह रहा, तो वो उसको हम रेजिडेंस नहीं मानेंगे। बॉर्डर वर्कर्स, जो बॉर्डर पे काम करने वाले व्यक्ति हैं, रोज काम करने दूसरे कंट्री में जाते हैं और वापस आ जाते हैं, तो वो भी उस कंट्री के ही रेजिडेंट माने जाएंगे, वो हमारे कंट्री के रेजिडेंस नहीं मानेंगे। जैसे आर टेकन एज ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एट विच दी बिलोंग, वो जहां से बिलोंग करते हैं उसी के रेजिडेंस माने जाएंगे, ना कि वो भारत देश में या जिस भी कंट्री में जाके सुबह गए काम किए और शाम तक अगर वो घर लौट आए तो उसको हम रेजिडेंस नहीं कहा जाएगा, उसको नॉर्मल रेजिडेंस नहीं कहा जाएगा। वो नॉर्मल रेजिडेंस उस कंट्री के लिए होगा जहां से वो बिलोंग करते हैं। क्लियर? अब डिफरेंस यहां दिया हुआ है कि रेजिडेंट और सिटीजन में क्या अंतर है। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंट एंड सिटीजन। रेजिडेंट जो होता है उसका, मैंने पहले कहा कि रेजिडेंस मींस कि हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के प्रति लाइज करता है, वो आपका रेजिडेंस है। लेकिन जो सिटीजन होता है वो एक लीगल प्रोविजन होता है जो कंट्री देती है। सिटीजन इज वन हु रिसाइड इन ए कंट्री अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोविजन ऑफ द कंट्री। कौन व्यक्ति उस कंट्री में किसको उसकी नागरिकता दी जाएगी, वो एक लीगल प्रोसीजर है जिसको हम सिटीजन कहते हैं। लेकिन रेजिडेंट जो है, जिसकी इकोनॉमिक लाई करती है, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है उस कंट्री के प्रति, वो व्यक्ति रेजिडेंस है। जैसे अक्षय कुमार की बात करें तो उन्होंने सिटीजनशिप उन्होंने कनाडा की ली है, लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, भारत में है, तो इसलिए उनको हम रेजिडेंट कह सकते हैं। क्योंकि लेकिन वो कंट्री, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है, सिटीजनशिप लेना एक अलग प्रक्रिया है और रेजिडेंस, तो रेजिडेंट जो है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज है करता है उस कंट्री के लिए, और सिटीजन जो एक लीगल प्रोसीजर है जो वो कंट्री उसको उस देश की नागरिकता का अधिकार देता है, नागरिकता की मान्यता देता है। इट इज ए इकोनॉमिक कंसेप्ट। इसमें दूसरा पॉइंट है, बेसिस पॉइंट जो है कि ये इकोनॉमिक कंसेप्ट है और ये जो है सिटीजन जो है वो लीगल कंसेप्ट है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। ड्वेल रेसिडेंशिप इज नॉट पॉसिबल।
आपके रेसिडेंट में दो जगह नहीं हो सकता है, डुअल रेजिडेंशिप इज नॉट पॉसिबल बट डुअल सिटीजनशिप इज पॉसिबल। वो दो जगह की नागरिकता इसमें हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दो जगह से रेजिडेंस नहीं हो सकता है। तो दीज थ्री मेन डिफरेंस बिटवीन रेसिडेंस एंड सिटीजनशिप। अब हम इसमें पढ़ते हैं नेशनल इनकम में कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है। जीडीपी डिफ्लेटर का एक फॉर्मूला है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर। अब जीडीपी, व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? जीडीपी डिफ्लेटर इज आल्सो नोन एज करंट प्राइस इंडेक्स। जीडीपी डिफ्लेटर को हम करंट प्राइस इंडेक्स कहते हैं। तो एक करंट प्राइस होता है और एक बेसिस प्राइस होता है, तो बेस ईयर का। तो करंट ईयर का जो प्राइस होता है वो करंट प्राइस हुआ, और जो बेस का होगा वो बेस ईयर का होगा। तो जब हम रियल जीडीपी निकालते हैं तो हम उसमें प्राइस ऑफ बेस ईयर और क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रियल जीडीपी निकल आएगा। ठीक। और जब नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे, ये यहाँ पे बेस ईयर की बात करता है, किससे? क्वांटिटी करंट ईयर के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जीडीपी निकल आएगा। लेकिन जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे तो ये कहता है, ये करंट ईयर की बात करता है, और ये कहता है कि प्राइस ऑफ द करंट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर। वो प्राइस भी करंट ईयर की बात करता है और क्वांटिटी भी करंट ईयर की बात करता है। लेकिन रियल जीडीपी जो है वो प्राइस बेस ईयर की बात करता है और क्वांटिटी करंट ईयर की बात करता है। तो दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है। यहाँ पे प्राइस इनटू क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर, बट हियर प्राइस ऑफ करंट ईयर इनटू प्राइस क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। ये दोनों डिफरेंस है रियल जीडीपी में और नॉमिनल जीडीपी। अब इसको मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे आप ये दोनों को डिफरेंस कर पाएंगे। जैसे मैंने एक ईयर लिया 2000 से लेके 2020 तक, 2000, 2005, 2010, 2020, ये प्राइस दिया हुआ है और ये क्वांटिटी दिया हुआ है। 2000 में जो प्राइस था वो 10 रुपया था, 2005 में प्राइस 15 रुपया हुआ, 2010 में प्राइस 18 रुपया हुआ और 2020 में प्राइस 32 रुपया हुआ। क्वांटिटी जब 10 रुपया था तो क्वांटिटी 1000 था करंट ईयर का, 15 रुपया था तो 1300 था, 18 रुपया था तो 1600 था और 32 रुपया हुआ तो 2000 हुआ। ये आपको एक फिगर दिया हुआ है। अब इसको आपकी रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर इसको निकालना है। तो सबसे पहले हम ये डेटा बनाएंगे। ईयर दिया हुआ 2000, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर। तो हमने वहां पे सीधे ले लिया यहां से कि हमारा दिया हुआ रियल जीडीपी क्या है, ये देखिए। इसका रियल जीडीपी का मैंने क्या फॉर्मूला बताया कि प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। तो देखिए रियल जीडीपी हमने निकाला 2000 का, यहाँ पे प्राइस बेस ईयर का क्या था 10 रुपीज। बेस ईयर हमारा ये पहला जो 2000 स्टार्ट किया और इनटू 1000, तो कितना आ गया रियल जीडीपी 10,000। दूसरा 2005 में अगर करेंगे क्योंकि बेस ईयर इनटू तो 10 इंटू 1300, यानी देखिए रियल जीडीपी 13,000। फिर 15 इंटू ये 18 है, सॉरी 2010 में 1600 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000। फिर हमारा यहाँ पे 2000 है 2020 में 2000 क्वांटिटी, तो इसको हम मल्टीप्लाई करें बेस ईयर से तो ये हो गया 20,000। तो ये हमारी रियल जीडीपी निकल आई कि रियल जीडीपी का फॉर्मूला ही है कि प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। तो ये हमने निकाल लिया रियल जीडीपी। अब कह रहा है कि नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला है कि प्राइस ऑफ करंट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। तो आप ये देखिए 10,000, यानी कि सेम साथ ही कर दिए, 10 इंटू 10 1000, 10,000। ठीक। फिर 15 इंटू 1300, इसका आ गया 19,500। तीसरा क्योंकि करंट ईयर से करंट ईयर का कर रहे हैं, क्वांटिटी में भी 18 इंटू 1600, तो ये देखिए आ गया आपका 28,800। फिर चौथा है 32 इंटू 2000, तो ये देखिए आपका आ गया 64,000। तो ये दोनों आपके निकल आए कि प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर से आपका रियल जीडीपी आ गया, और प्राइस ऑफ करंट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर से आपका नॉमिनल जीडीपी आ गया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अब इसको जब हम जीडीपी डिफ्लेटर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या था, इनटू 100 निकाल देते। जीडीपी डिफ्लेटर का देखिए फॉर्मूला लिखाया था मैंने,
ये देखिए, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, दिस इज द फॉर्मूला फॉर जीडीपी डिफ्लेटर। तो अब आप देखो नॉमिनल जीडीपी, यानी कि नॉमिनल जीडीपी क्या है, पहले में 2000 में, सन 2000 में, यानी कि इतना इतना करेंगे तो डिवाइडेड बाय तो 100 आपका जीडीपी डिफ्लेटर आ गया। इसको और इससे डिवाइड करेंगे, नॉमिनल जीडीपी है डिवाइडेड अपॉन 13, रियल जीडीपी इनटू 100 तो 150 आएगा। 28,800 डिवाइडेड अपॉन 60,000 into 100 is equal to 180. 64,000 divided upon 20,000 into 100 is equal to 320. तो ये हमारा रियल जीडीपी डिफ्लेटर निकल के आ गया। इसमें एक पॉइंट नोट करने लायक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन बेस ईयर रियल जीडीपी विल ऑलवेज बी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर विल बी ऑलवेज बी 100। रियल जीडीपी जब भी होगा और नॉमिनल जीडीपी हमेशा 100 होगा, ये फैक्ट है। ये कह रहा कि इन बेस ईयर रियल जीडीपी विल ऑलवेज बी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर विल ऑलवेज बी 100। जब ये दोनों, ये नॉमिनल और ये जब होगा, इक्वल होगा, तो हमेशा इसकी जीडीपी डिफ्लेटर 100 आएगा। यानी कि रियल जीडीपी जितनी वैल्यू होगी उतनी ही नॉमिनल जीडीपी जब होगा तो उसका डिफ्लेटर हमेशा 100 आएगा। ये देखिए इसी लाइन को लिखा है इन बेस ईयर, क्योंकि बेस ईयर इसमें क्या है, 2000 इज द बेस ईयर जहां से स्टार्टिंग हुई, और इन बेस ईयर रियल जीडीपी विल ऑलवेज बी इक्वल। रियल जीडीपी हमेशा इक्वल अगर होती है नॉमिनल जीडीपी से, तो जीडीपी डिफ्लेटर जो है हमेशा वो 100 ही होगा, जो आपको इसमें भी दिया हुआ है। 10,000 10,000 100। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल से समझ लें हम, अगर नॉमिनल जीडीपी 220 दिया हुआ है, प्राइस इंडेक्स 550 दिया हुआ है, तो फाइंड जीडीपी। तो जीडीपी आप कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला मैंने बताया, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100, क्योंकि आपका यहाँ पे प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, तो आप नॉमिनल जीडीपी से जीडीपी डिफ्लेटर को डिवाइड कर देंगे तो आप 100 निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन कितना आया, 220 अपॉन 550 इंटू 100, यानी कि 40 इज योर आंसर। 40 आपने जीडीपी, रियल जीडीपी निकाल दिया। ठीक, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है, प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, फाइंड जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफॉल्टर इनटू 100, 40 आ गया। दूसरा क्वेश्चन, अब यहां देखिए, अब चीजें यहां ये कह रहा कि बेस ईयर में हमारी प्राइस 10 थी, क्वांटिटी हमारी 1000 थी, तो हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना था, 10,000। जब बेस ईयर, जब हमारा 2015 में हुआ, तो इसका जब हम नॉमिनल जीडीपी निकाले तो 10 इंटू 15, ये सॉरी 15 इंटू इतना तो 15,000, 20 इंटू इतना 16,000, 100 इंटू 500 तो 50,000। ये हमारा नॉमिनल जीडीपी निकल के आया। तो आप ये देख रहे हैं कि 2000 से लेके 2000 तक 20 में जब 10 रुपया से लेके 100 रुपया हुआ, तो यहाँ पे जो महंगाई बढ़ रही है, 10 से 15 हुआ, 2000 में किसी चीज की प्राइस 10 रुपए थी, 2005 में किसी चीज की प्राइस 15 रुपया उसी चीज की हो गई, 2010 में 20 हो गया। तो ये देखिए ये क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, यानी कि ये बढ़ता जा रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग हमने नॉमिनल जीडीपी निकाला। तो यहाँ भी देखिए बढ़ते क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 10,000, 15,000, 16,000, ये 50,000, ये आपकी नॉमिनल जीडीपी निकल के आ रही है। लेकिन जब हम रियल जीडीपी निकालते हैं तो उसमें आप देखिए रियल जीडीपी में क्या मतलब हुआ कि प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। तो 10 इंटू अगर हम 1000 कर रहे हैं तो 10,000 ठीक है, लेकिन 10 इंटू अगर हम 1000 यहां कर रहे हैं तो यहां भी 10,000 हुआ, 2000 में भी सेम आया, 2005 में। फिर 10 इंटू अगर हम 800 कर रहे हैं तो यहाँ 8000 आ रहा है। फिर 10 इंटू, क्योंकि बेस ईयर का प्राइस को लेके ही हम करंट क्वांटिटी को बताएंगे, वही हमारा रियल जीडीपी है। तो 10 इंटू 500 किया तो आपका 5000। तो अब आप देखो कि रियल जीडीपी में क्या हो रहा है, ये तो दोनों सेम हुआ, लेकिन उसके बाद ये घटता जा रहा है। यानी कि जो चीजें प्राइस जो रियल जीडीपी हमारे 2000 में 10,000 थी, 2005 में भी 10,000 थी, लेकिन 2010 में हमारी रियल जीडीपी 8,000 हो गई, और 2020 में उससे भी घट के 5,000 हो गई। तो ये हमारी एक्चुअल रियल जीडीपी है और ये हमारी नॉमिनल जीडीपी है। इसको तो देख के लग रहा है कि हमारी इन्फ्लेशन इफेक्ट ज्यादा है, क्योंकि ये ग्रो कर रहा है, ये महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन एक्चुअल क्या ऐसा है? ऐसा रियल जीडीपी देख के आपको लगता है कि आपकी महंगाई की वजह से आपकी इसमें फर्क पड़ रहा है? यहाँ पे आप ग्रो कर रहे हो, यहाँ ग्रो नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आप
2000 से लेकर 2020 के बीच में आपकी डिक्रीजिंग है। ये आपकी मेन गुड इंडिकेटर है। जो आपका रियल जीडीपी होता है दैट इज ए गुड इंडिकेटर। ये आपका जो नॉमिनल जीडीपी है वो आपका पुअर इंडिकेटर, इसको हम पुअर इंडिकेटर कहते हैं, पुअर इंडिकेटर। ठीक, और इसको कहते हैं गुड इंडिकेटर। ये देखिए, ये इन्फ्लेशन को नॉट इफेक्ट, ये इन्फ्लेशन को इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन ये इन्फ्लेशन को इफेक्ट डालता है। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन इफेक्ट, और ये इन्फ्लेशन इफेक्ट नहीं है। इसीलिए गुड इंडिकेटर इज ए रियल जीडीपी, नॉट ए नॉमिनल जीडीपी। अब दोनों में डिफरेंस समझिए कि व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में देखिए, इसकी मीनिंग पहले समझिए कि नेशनल इनकम जी ऑब्लिक करके ये भी दिया है, नॉमिनल जीडीपी एनआई जीडीपी। जीडीपी इज ए कैलकुलेटेड एज ए करंट प्राइस है। नॉमिनल जो है किस प्राइस की बात करता है, वो करंट की प्राइस की बात करता है, लेकिन रियल जीडीपी जो है वो कांस्टेंट प्राइस की बात करता है, वो करंट प्राइस की बात नहीं करता है। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। इट इज अफेक्टेड बाय प्राइस क्वांटिटी बोथ। नॉमिनल जीडीपी जो है वो दोनों को ही प्राइस, यानी कि प्राइस ऑफ बेस ईयर की, प्राइस ऑफ करंट ईयर की बात करता है, और क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर की बात करता है। इसीलिए कह रहा है इट इज अफेक्टेड बाय प्राइस ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ, बट इट इज अफेक्टेड बाय क्वांटिटी ओनली। रियल जो जीडीपी होता है वो केवल क्वांटिटी को इफेक्ट डालता है। मेजर जो है, इट इज नॉट ए गुड मेजर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। नॉमिनल जीडीपी जो है वो एक, ये सोसाइटी की डेवलपमेंट की, अच्छी डेवलपमेंट की बात नहीं करता। इट इज नॉट ए गुड, अच्छा मेजर इसको नहीं माना गया है, किसको, नॉमिनल जीडीपी को। लेकिन मेजर जो बेटर मेजरमेंट होता है वो रियल जीडीपी होता है। मेजर जो गुड मेजर डेवलपमेंट है वो नॉमिनल जीडीपी नहीं होता। तो दीज 3 पॉइंट्स आर मेन डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है, कुछ इसके लिमिटेशन है। लिमिटेशन ऑफ यूजिंग रियल जीडीपी एज इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द कंट्री। हम किसको मानेंगे, जीडीपी एक इंडेक्स जो है वो हमारे कंट्री की वेलफेयर को कितना डेवलप करता है। तो जैसे हम इसके 2-3 पॉइंट हैं कि पहला तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अगर जीडीपी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो हम एक उसको अच्छा जीडीपी नहीं मानेंगे। जैसे GDP ignores distribution of income and there will be no economic welfare if distribution of GDP is not equitable। अगर GDP डिस्ट्रीब्यूशन को इग्नोर करता है तो, और इकोनॉमिक वेलफेयर प्रॉपर रूप से नहीं करता है तो, और GDP इज नॉट इक्विटेबल। जैसे एग्जांपल में आप देखिए कि 2000 में एक कंपनी ने कोई डिब्बे बनाए, कुछ ऐसे चीजें बनाई, और 2020 में कुछ बनाई। जब इसने बनाया, इसका जो आउटपुट आया, इसने 100 डिब्बे बनाए। 100 में उसने 35 डिब्बे अमीरों के लिए बनाया और 65 डिब्बे उन्होंने गरीबों के लिए बनाया, रिच एंड पुअर। ये इसका आउटपुट था सन 2000 में। 2020 में जब कंपनी ने डिब्बे बनाए तो उसने 500 डिब्बे बनाए, तो यहां तो ग्रोथ हुआ उसका, 100 डिब्बे से अब 500 डिब्बे हो गए। लेकिन इस कंपनी ने जो डिब्बे बनाए या जो भी इन्होंने सामान बनाया, तो 499 रुपया उन्होंने रिच के लिए, 99 डिब्बे जो है या जो भी प्रोडक्ट बनाया वो अमीरों के लिए बनाया, और एक डिब्बा या एक प्रोडक्ट जो है वो गरीबों के लिए बनाया। तो क्या आपको लगता है ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है? क्योंकि यहां वेलफेयर हो रहा है, यहां तो वेलफेयर हो रहा है कि जिस कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया जिसमें उसने ध्यान रखा गरीबों का, पुअर के लिए ज्यादा बनाया, रिच के लिए कम बनाया, तो ये तो एक समझ में आता है कि यहाँ पे भला किसका हो रहा, वेलफेयर। यहाँ पे 65 लोगों के लिए बनाया, तो ये कंपनी ये 2000 में इसने जो भी आउटपुट बनाया ये इसके डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसने वेलफेयर किया। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई कंपनी कोई आर्मी की कोई चीजें ऐसी बना रही है, कोई ऐसे और क्या कहते हैं कि गोला बारूद बना रही है, कोई सामान ऐसा बना रही है, तो 499 तो डिफेंस के लिए, तो डिफेंस के लिए कोई प्रोडक्ट बनाया तो 499 चीजें बनाई, लेकिन गरीबों के लिए एक बनाया, तो ये प्रॉपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि एक लोगों को बनाया तो यहाँ वेलफेयर कहाँ हुआ,
वेलफेयर तो वहां तब माना जाएगा कि ये सभी का इसका विकास करे या मैक्सिमम रेशियो उसका ज्यादा हो। तो यहाँ तो भला समाज का, सोसाइटी का विकास तो हुआ नहीं। तो इसी चीज को देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है कि जीडीपी इग्नोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड देयर विल बी एन इन इकोनॉमिक वेलफेयर इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज नॉट इक्विटेबल। अगर वो बराबर नहीं है तो वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन जीडीपी नहीं है, तो उसको हम एक अच्छा जीडीपी के पर्सपेक्टिव में नहीं काउंट करेंगे। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, अब जीडीपी का कंपोजिशन देखिए, देयर में भी जैसे ये फिगर देखिए, यहां भी वही चीज बात कर रहा है कि कंपोजिशन। अब यहां देखो क्या कर रहा है कि 2000 में उसने 100 डिब्बे बनाए और इसने यहाँ पे 500 डिब्बे बनाए 2020 में आउटपुट किया। यहाँ पे उसने 65 डिब्बे जो है कंज्यूमर के लिए बनाया और 35 डिब्बे उसने डिफेंस के लिए बनाए, 35 प्रोडक्ट डिफेंस के लिए बनाया। लेकिन 2000 में इसने कंज्यूमर के लिए 1 बनाया और डिफेंस के लिए 499 बनाया। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे वेलफेयर हुआ? यहाँ वेलफेयर हुआ? कंपोजिशन दोनों का बराबर है, जितना आपने रिच के लिए बनाया उतना ही आपने पुअर का ध्यान में रख के बनाया। तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दिस। देयर देखो यहाँ लिखा है कि देयर में बी इंक्रीज इन जीडीपी ड्यू टू राइज इन प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स बट दैट डज नॉट इंडिकेट द इंक्रीज इन वेलफेयर ऑफ मासेस। यहाँ पे देखिए डिफेंस के लिए जरूर प्रोडक्ट उन्होंने अच्छा ज्यादा बनाया, लेकिन ये वेलफेयर को डेवलप नहीं कर रहा। वेलफेयर के लिए कोई एक मास के रूप में या वेलफेयर कोई इस तरह की चीजें यहाँ पे नहीं हो रही है। तो इसको इट इज नॉट ए कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। तीसरा आता है कि नॉन मॉनेटरी एग्जाम्पल। जैसे आपने बार्टर सिस्टम का नाम सुना, नॉन मॉनेटरी क्या हुआ कि मेनी एक्टिविटीज आर नॉट इवेल्युएटेड इन मॉनेटरी टर्म्स। जैसे इसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं कि एक सामान लिया, दूसरा सामान उसके बदले वापस किया। तो यहाँ पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा, तो वहां पे जीडीपी काम नहीं करेगा। जीडीपी का काम तो तब होगा जहां मनी का टर्म में कोई काम हो। तो यहाँ पे जब वस्तु के बदले वस्तु दिया तो जीडीपी यहाँ पे कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ। They are not considered while calculating GDP. Therefore, there is underestimation of GDP and hence GDP is not, it's a true indicator of welfare. जब जहां पैसे का लेन देन नहीं हुआ तो वहां पे वेलफेयर की बात ही नहीं होती है। हमने सामान दिया, सामान के बदले सामान मिला, तो दैट इन a barter system GDP is not a good indicator for to identify the कि वेलफेयर के लिए क्या हुआ और सोसाइटी के लिए क्या हुआ। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर नहीं हुआ। विदाउट प्राइस नॉट पॉसिबल, जब तक प्राइस नहीं होगा, क्योंकि जीडीपी तभी आप निकाल पाएंगे जब आपको प्राइस पता हो। तो जहां पे बार्टर सिस्टम हो गया तो वहां प्राइस है ही नहीं, तो प्राइस नहीं है तो वहां जीडीपी का हम कोई कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते हैं। अगर हमने चाहे हम नॉमिनल जीडीपी निकालें चाहे हम रियल जीडीपी निकालें, दोनों में प्राइस इंपॉर्टेंट रखता है। भाई हमने ठीक कहा कि नॉमिनल जीडीपी में हमने प्राइस ऑफ करंट ईयर और प्राइस ऑफ करंट ईयर और क्वांटिटी की बात करते हैं, और बेस ईयर में हम प्राइस ऑफ बेस ईयर और क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर की बात करते हैं। लेकिन प्राइस की बात तो करते हैं तभी हम जीडीपी को निकाल पाते हैं। लेकिन जहां पे बार्टर सिस्टम हो जाएगा, वस्तु के बदले वस्तु अगर आपस में एक्सचेंज होने लगे, तो वहां पे जीडीपी, क्योंकि वहां पे कोई प्राइस डिसाइड ही नहीं है, हमने एक सामान आपको दिया, दूसरा सामान उसके बदले में आपसे ले लिया, तो जीडीपी यहाँ पे प्राइस कहाँ आ रहा है? जब प्राइस नहीं आएगा तो जीडीपी का वहां पे कोई औचित्य नहीं है। चौथा पॉइंट इसमें जो 3 नंबर का कभी कभी आता है, एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज क्या होता है? कुछ ऐसी एक्सटर्नलिटीज होती हैं जिसको हम पॉजिटिव और निगेटिव के रूप में जानते हैं। एक्सटर्नलिटीज एंड आर पॉजिटिव एंड निगेटिव ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस एंड पेनाल्टी ऑफ दैट। कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो चाहे पॉजिटिव रूप में हो और चाहे एक नेगेटिव के रूप में हो, जिसमें हम कोई प्राइस और पेनाल्टी की बात नहीं करते, कोई इसका प्राइस नहीं लगाया गया, कोई इसकी पेनाल्टी की बात नहीं करते। जैसे पॉजिटिव की बात करें, मान लीजिए आपके घर के पास कोई पार्क है, तो अगर पार्क लगा है, वहां पेड़ पौधे लगाए गए हैं, उससे भी तो एक वेलफेयर एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पे हमने कोई प्राइस नहीं कर रहा है, यहाँ वेलफेयर, क्योंकि अगर प्लांट लगाया गया है, कोई पार्क है, कोई वहां पे उसको अच्छे से डेकोरेट किया गया, उसकी मेंटेनेंस है, तो वहां लोग टहलने जा रहे हैं, वहां पे उनको ऑक्सीजन मिल रहा, फ्रेश हवा मिल रही है, तो ये वहां पे किस तरह का वाइब्रेंट हो रहा है? वहां पे पॉजिटिव एनर्जी है, यानी कि वो पॉजिटिव वेलफेयर हो रहा है। तो ऐसे को हम एक्सटर्नलिटीज कहते हैं, जो बाहर से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पॉजिटिव रूप में और निगेटिव रूप में एक्टिविटी हो रही है, लेकिन उसके लिए हम कोई ऐसा पे नहीं करते हैं, कोई प्राइस नहीं डिसाइड है, तो इसको हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कहेंगे। लेकिन वही कोई इंडस्ट्रीज लगी हुई है और इंडस्ट्रीज में आपको
प्रोडक्शन बन रहा है तो उसके चिमनी से धुएं निकल रहे हैं, धुएं निकलने से पूरे एनवायरनमेंट को दूषित कर रहा है, तो उससे कई लोगों की बीमारियां हो गई, कई लोगों की डेथ हो गई। तो ये क्या है, ये किस तरह की एक्सटर्नलिटीज है, ये निगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। तो ये यहाँ भी कोई प्राइस की और उसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे भी एक एक्टिविटी हो रही है जो हमारे के लिए निगेटिव के रूप में डेवलप हो रही है। तो इसको कहते हैं एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव एंड निगेटिव। जिसमें पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज ऑकर्स बाय प्लांटिंग मोर ट्री। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज किसको कहेंगे, जहां अधिक से अधिक पेड़ लगा रहे हैं, प्लांटिंग कर रहे हैं। और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होगी, जहां से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है फैक्ट्री की वजह से, तो उसमें हम इट इज दीज एक्सटर्नलिटीज आर नॉट काउंटेड इन द जीडीपी। इस तरह की एक्टिविटीज को हम जीडीपी में काउंट नहीं करते। अब एक वर्ड आता है कि व्हाट इज डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी। डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी किसको कहते हैं, डोमेस्टिक मींस घरेलू, और जो अपने देश में जो चीज एक्टिविटीज हो रही है, जो इकोनॉमिक आ रही है, तो कौन सी ऐसी इकोनॉमिक टेरिटरी है जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी जिसके नाम से जानते हैं। तो पहले आप इसके मीनिंग समझिए। इट इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेटिज फुली। ऐसी चीजें जो है जो हमारे देश के अंदर, हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर, जो हमारी यूनियन टेरिटरी के अंदर जो चीजें भी आती है, जो भी है, तो वो हमारा चाहे गवर्नमेंट के द्वारा हो, चाहे पर्सन के द्वारा हो, चाहे गुड्स के रूप में हो, और चाहे कैपिटल के रूप में। देखिए दीज आर द कीवर्ड, गवर्नमेंट, विद इन विच ए पर्सन, गुड्स, कैपिटल सर्कुलेट्स फुली। जो इतने लोगों के बीच में सर्कुलेट हो रही है वो हमारी क्या है, वो उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है, जैसे हमारी टेरिटरी बाउंड्री के अंदर डिफेंस बेसेस है, ये हमारी जो भी डिफेंस से रिलेटेड, ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स है जो हमारे टेरिटरी के अंदर आते हैं, टेरिटोरियल वाटर जो हमारा समुद्र के किनारे हमारा कहां तक हमारे पानी के अधिकार है, तो ये टेरिटोरियल वाटर्स है। ये तीनों चीजें जो है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आते हैं। बाकी चीजें तो है ही हमारे, लेकिन ये जो हमारे आउटर, जो हमारे डिफेंस की, जो हमारे बॉर्डर पे हैं, जो हमारी सेना लगी हुई है, कोई नेचुरल गैस रिग्स हैं जहां पे से हमारी नेचुरल गैस ऑयल आते हैं, और टेरिटोरियल वाटर्स जहां से हम पानी, समुद्री ऐसे कुछ चीजें जहां तक हमारे नाइटेंगल के रूप में हम समुद्र पे भी हमारा कहां तक अधिकार है, तो ये हमारे सब डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। इंडियन एयरक्राफ्ट्स हैं, दूतावास जो वहां पे जहां के लोग यहाँ जाकर रहते हैं, सॉरी, इंडियन एयरक्राफ्ट वेसल्स, जहाज जो दूसरे देश जा रही है, एयरक्राफ्ट है। इंडियन एम्बेसीज जो दूतावास में जो कंसल्टेंट्स रहते हैं, लोकेटेड एट ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे इंडिया के भी एम्बेसीज जो होते हैं दूसरे कंट्री में है, दूसरे कंट्री के एम्बेसीज जो हमारे कंट्री में है, तो ये हमारे कंट्री के लोग जो जाके दूतावास में रह रहे हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। मतलब यहाँ पे कंसुलेट्स का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव्स, जो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को। ऑल द फैक्टर इनकम जनरेटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी, जितने भी फैक्टर इनकम है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है, जैसे डोमेस्टिक फैक्टर इनकम मैंने क्या कहता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इस रूप में जो भी मेरे कंट्री में आएगा वो हमारी डोमेस्टिक इनकम होगी। तो इस चैप्टर का, इस टॉपिक का मेन जो कंसेप्ट था कि हमारी डोमेस्टिक इनकम क्या है। तो डोमेस्टिक इनकम जो हमारी अपनी कंट्री में, जो अपने घरेलू यानी घर में जो भी हम इनकम के रूप में, फैक्टर इनकम के रूप में अर्न करते हैं, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम है। अब इसमें मैंने टेरिटरी का इसलिए नाम दिया कि ये सब चीजें हमारी टेरिटरी के अंदर ही आएंगी, बाकी चीजें तो आएंगी गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में। तो डिफेंस भी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स भी है, टेरिटोरियल वाटर्स हैं, इंडियन एयरक्राफ्ट वेसल्स हैं, इंडियन एम्बेसीज है, ये जितने हैं हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां जहां, ये सब हमारे फैक्टर इनकम का पार्ट है। इसको हम डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे। अब मैं जो आगे प्रश्न पूछूंगा उसमें आंसर ही बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो डोमेस्टिक इनकम के रूप में हम शामिल करते हैं, उसको मानते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांचेस इन इंडिया। हमारे अगर कोई बैंक जो है दूसरे कंट्री में है और हमें वहां फॉरेन से आ रहा, तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगा कि नहीं?
होगा, क्योंकि हमारी ब्रांच वहां है, उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पे है, भारत में है, तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। यस। दूसरा क्वेश्चन है, अगर स्कॉलरशिप गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर भारत सरकार अगर कोई स्कॉलरशिप दे रही है तो वो डोमेस्टिक इनकम नहीं होगी, क्योंकि वो आपको फ्री का ट्रांसफॉर्म है, फ्री की चीजें मिल रही हैं, यहाँ पे कोई चीज आपने मेहनत नहीं की, इसलिए स्कॉलरशिप गिवन बाय द गिवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर दी जा रही है तो हमारी वो डोमेस्टिक इनकम नहीं है, क्योंकि हमने इनकम नहीं किया है। यहाँ मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है, वो किसी पेमेंट से आपको, गवर्नमेंट अपने पेमेंट से आपको दे रही है पढ़ने के लिए। प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी इन सिंगापुर, अगर कोई प्रॉफिट इंडियन कंपनी सिंगापुर में करती है तो वो भी शामिल नहीं होगा, क्योंकि उसने अर्न कहां से किया, दूसरे कंट्री में किया, तो हमारी वो डोमेस्टिक इनकम नहीं होगी। सैलरी रिसीव्ड बाय यूएस रेजिडेंट्स वर्किंग इन यूएस एम्बेसी इन इंडिया, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो सैलरी ले रहा है, यूएस रेजिडेंस का है और भारत में काम कर रहा, भारत में एम्बेसी है, तो वो शामिल होगा, क्योंकि वो नहीं होगा, क्योंकि वो उस कंट्री के डोमेस्टिक इनकम होगा, हमारी इनकम वो नहीं होगी, नो लिखेंगे। सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंस वर्किंग इन यूएस एम्बेसी इन इंडिया, ये भी नहीं होगा। अगर कोई इंडियन रेजिडेंस है वर्किंग इन यूएस एम्बेसी, यूएस में इंडिया कर रहा, तो वो भी आपका यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम में नहीं शामिल होगा। सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंस, सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएस, अगर वो इंडिया के एम्बेसी में ही काम कर रहा है यूएस में, तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगा, क्योंकि वो इंडियन ही व्यक्ति भी है, रेजिडेंस भी है, काम भी कर रहा है इंडियन एम्बेसीज में। अगर वो यूएस एम्बेसी में काम करता तो नहीं शामिल होगा, लेकिन अगर वो इंडियन एम्बेसी में ही काम कर रहा है, इंडियन ही है, तो उसकी डोमेस्टिक इनकम में उसकी सैलरी शामिल की जाएगी। सैलरी रिसीव्ड बाय यूएस रेजिडेंट वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएस, अगर सैलरी यूएस रेजिडेंस में वर्क काम कर रहा है लेकिन वो इंडियन एम्बेसी है यूएस में, तो भी इसका डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगा, उसको डोमेस्टिक इनकम कहा जाएगा। सैलरी रिसीव्ड बाय यूएस रेजिडेंट्स वर्किंग इन यूएस बैंक इन इंडिया, तो ये भी शामिल होगा, इसको भी डोमेस्टिक इनकम हमको कहा जाएगा। सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन एसबीआई इन यूएस, ये नहीं होगा, क्योंकि वो सैलरी रिसीव इंडियन रेजिडेंस में कर रहा है, लेकिन वो एसबीआई, किसकी एसबीआई में, यूएस की एसबीआई में काम कर रहा है, तो दैट इज नॉट इंक्लूड इन डोमेस्टिक इनकम। ओल्ड एज पेंशन गिवन बाय गवर्नमेंट, तो ये क्या होगा, क्योंकि ओल्ड एज पेंशन जो है ये ऑलरेडी एक बार इसकी इनकम ऐड हो चुकी है, इसलिए डोमेस्टिक इनकम में नहीं होगा। रिटायरमेंट ऑफ पेंशन, ये भी नहीं होगा, नो, क्योंकि ऑलरेडी रिटायरमेंट का पैसा आपका एक बार इनकम में इंक्लूड हो चुका है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये भी, क्योंकि ये दूसरे कंट्री से आ रहा, तो नो होगा। फैक्टर इनकम टू अब्रोड, ये भी नो होगा, जो हमारे भारत से बाहर जाएगा और भारत से में आएगा, दोनों चीजें हमारे डोमेस्टिक इनकम में नहीं। सैलरी टू इंडियन वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इंडियन, तो ये आपका होगा। यस, इतनी चीजें आपको, आप इसके बारे में कंसेप्ट आपका क्लियर किया, तो इसको फिर से एक बार रिवाइज करें। नेशनल इनकम मैंने कहा कि इसे डिफिनेशन दिया है कि इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स। नेशनल उसको कहते हैं जिसमें मनी की वैल्यू निकाली जाए, इसलिए दिखाई जगह मैंने कहा कि बार्टर सिस्टम आपका जीडीपी में नहीं आएगा, लेकिन कह रहा है कि नेशनल इनकम जहां मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल, मनी वैल्यू किसकी, फाइनल गुड्स की, इंटरमीडिएट गुड्स की यहां बात नहीं कर रहा है, इसलिए कह रहा है कि मनी फाइनल गुड्स इज द मेन कंसेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम। इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो हमारी इकोनॉमिक में के लिए प्रोड्यूस की कर रही है फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, जो प्रोडक्शन के ध्यान को रखते हुए जो मनी फाइनल गुड्स पे और सर्विसेज पे उसको प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव में अगर कोई वस्तु बन रही है या सर्विस दी जा रही है मनी के टर्म्स में, उसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। फिर से सुनिए, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में ध्यान में रखते हुए कोई भी चीज मनी के टर्म में फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करती है, उसी को कहते हैं नेशनल इनकम। पहला डेफिनेशन ये हुआ। दूसरा कह रहा है
कि इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। जब हम सारे फैक्टर इनकम को हम जोड़ दें, यानी कि, और वो अर्न किसके द्वारा, फैक्टर इनकम मतलब कि जैसे मैंने कहा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दीज आर फैक्टर इनकम, वी आर ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस टॉपिक। तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये हमारा फैक्टर इनकम है। तो इन सबों को अगर हम जोड़ दें, और किसके द्वारा, अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंस, अभी आगे हम बात करेंगे कि नॉर्मल रेजिडेंस किसको कहते हैं और किसको हम नॉन रेजिडेंस कहते हैं। तो इनके द्वारा कमाया हुआ चीज, इनके द्वारा अर्न की हुई मनी, उसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर, और वो भी 1 साल के अंदर, फ्रॉम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू। उसका मेन मकसद इनकम पॉइंट होना चाहिए, उसी को हम नेशनल इनकम कहेंगे। तो 2 डिफिनेशन यहां क्लियर है। एक तो कहा कि मनी के टर्म में फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो भी प्रोडक्शन व्यू ऑफ पॉइंट से, उसको हम नेशनल इनकम कहेंगे। दूसरा कह रहा है कि हम जो हमारा फैक्टर इनकम है, जो रेंट, वेजेस, कैपिटल, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, उस चीज को अगर हम इसको टोटल को जोड़ लें, सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम, और किसके द्वारा अर्न किया गया, नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा 1 साल के अंदर, और इनकम व्यू ऑफ पॉइंट से, उसको हम नेशनल इनकम कहेंगे। और उसकी जो ईयर होगा, यानी 1 ईयर जो कह रहा है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज दैट इज ए 1 ईयर, वो 1 साल इसको माना जाता है। तीसरी पॉइंट कह रहा है कि नेशनल इनकम हम उसको कहेंगे, या हम नॉर्मल रेजिडेंस उसको कहेंगे जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के प्रति हो। जैसे एन इंडिविजुअल बिकम, हम व्यक्तिगत रूप से अगर हम नॉर्मल रेजिडेंस की बात करेंगे उस कंट्री का, तो वो व्यक्ति नॉर्मल रेजिडेंस है जिसका हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज दैट कंट्री, जिसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज करती है उस कंट्री के प्रति, उसको हम नॉर्मल रेजिडेंस कहेंगे। जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के प्रति नहीं है, तो वो व्यक्ति नॉन रेजिडेंस होगा, यानी वो नॉर्मल रेजिडेंस नहीं कहा जाएगा, नॉन रेजिडेंस के रूप में कहा जाएगा। और दैट इंडिविजुअल पर्सन इज नॉट स्टे इन द कंट्री एक्सीड 1 ईयर, 1 साल मतलब हिज पीरियड, कम से कम उसकी पीरियड 1 साल होना चाहिए, तभी वो 1 साल अगर वो देश में नहीं है तो उसको हम नॉर्मल रेजिडेंस के रूप में नहीं काउंट करेंगे। 1 साल स्टिल इन दैट कंट्री एक्सीड 1 ईयर, कम से कम एक्सीड 1 साल से ज्यादा उसका समय होना चाहिए, तभी उसको हम नॉर्मल रेजिडेंस मानेंगे। तीसरी चीज कह रहा है कि उसका जो मेन नॉर्मल रेजिडेंस की अप्लाईज जो इंडिविजुअल रूप में है या इंस्टीट्यूशनल के रूप में, वो 2 ही रूप में उसको नॉर्मल रेजिडेंस मानेंगे। एक तो या तो व्यक्तिगत रूप से या इंस्टीट्यूशनल के रूप में उसको हम नॉर्मल रेजिडेंस के रूप में हम रेजिडेंट के रूप में अप्लाई कर सकता है। कुछ ऐसे भी हैं, फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल स्टेइंग इन कंट्री बट आर नॉट, कुछ जैसे मैंने कहा कि या तो इंडिविजुअल या तो इंस्टीट्यूशनल, ये 2 ही रूप में नॉर्मल रेजिडेंस की बात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं देश में 1 साल से ज्यादा रह रहे हैं, लेकिन उसको हम नॉर्मल रेजिडेंस क्यों नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो डिफरेंशन अभी बताया जा रहा है, जो उसका कंसेप्ट हम बता रहे हैं, उसमें यही कह रहे हैं कि व्यक्ति 1 साल से ऊपर रहना चाहिए, वो व्यक्ति का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उस कंट्री के प्रति लाइज करना चाहिए। और तीसरी चीज हमने कहा कि वो कम से कम 1 साल से ज्यादा समय उस देश में बिताना चाहिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल ऐसे हैं कि वो 1 साल से ज्यादा हमारे भारत में रह रहे हैं, लेकिन हम उसको नॉर्मल रेजिडेंस के रूप में काउंट नहीं करेंगे। तो वो कौन कौन से लोग हैं, तो पहले जैसे फॉरेन स्टूडेंट, अगर वो कोई बच्चा, कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट पढ़ने आया है, और तो वो 1 साल में तो चला नहीं जाएगा, उसकी 3 साल या 5 साल का जो भी कोर्स है तो कंप्लीट किया, तो उसको हम, क्योंकि 1 साल से हमने कहा कि 1 साल से ज्यादा रहेगा तो नॉर्मल रेजिडेंस है, लेकिन यहाँ तो 1 साल से ज्यादा ही पढ़ाई कर रहा है, तो इसको हम नॉर्मल रेजिडेंस के रूप में काउंट नहीं करेंगे। दूसरा मैंने कहा कुछ लोग अपना इलाज कराने के लिए कंट्री में आते हैं, तो भी 1 साल से ज्यादा अगर रह गए तो भी वो नॉर्मल रेजिडेंस के रूप में काउंट हम उसको नहीं करेंगे, कि वो इलाज कराने आए सम पीरियड टाइम के लिए और इलाज करा के वो चले जाएंगे। तो दैट मींस पीपल विजिटिंग टू कंट्री फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, इसको हम नॉर्मल रेजिडेंस के रूप में काउंट नहीं करेंगे। क्रू मेंबर ऑफ शिप पे जो लोग मेंबर्स होते हैं, जो जहाज में काम कर रहे हैं, वो हम अक्सर कंट्री में आ रहे हैं और उनका आना जाना लगा हुआ है, तो 1 साल से ज्यादा आना जाना है, और फॉरेन कंट्री में हमारे जाके दूसरे कंट्री में है, तो दोनों जगह हम लोग, ना हम उनके कंट्री में नॉर्मल रेजिडेंस के रूप में काउंट किए जाएंगे और ना वो हमारे कंट्री में नॉर्मल रेजिडेंस के रूप में काउंट किए जाएंगे। ब्यूरोक्राट और पॉलिटिशियन जो फॉरेन कंट्री में है, उनको भी हम, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा समय वहां रह जाते हैं, वहां पे उनको कमरा लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो नॉन रेजिडेंस के रूप में काउंट किए जाएंगे।
बॉर्डर पे जो काम करने वाले वर्कर हैं वो पर डे आते हैं, पर डे चला जाता है, ऐसा तो सालों से चल रहा है वो उनका। तो वो अपने बॉर्डर का क्रॉस किए, काम के तलाश में आए, यहाँ दिन भर काम किए, शाम को फिर अपने कंट्री में गए। तो वो जो व्यक्ति है वो नॉर्मल रेजिडेंस हमारे कंट्री के नहीं कहे जाएंगे, वो नॉर्मल रेजिडेंस उसी कंट्री कहे जाएंगे जहां से वो बिलोंग करते हैं। तो देखिए, बॉर्डर वर्कर आर टेकन एज ए नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग, जहां से वो बिलोंग करते हैं। ये मैंने नॉर्मल रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस का कुछ कंसेप्ट बताया था। देखिए, ये भारत है और ये हम फॉरेन कंट्री की बात करेंगे, यूएसए ये है। तो जैसे मान लीजिए ये आप मैंने कहा कि विराट कोहली है, तो विराट कोहली इस समय भारत में नहीं है, बाहर कंट्री में अगर गेम खेलने गए हैं, तो ये पैसा जो उन्होंने वहां से अर्न कर रहे हैं, उनका मेन इंटरेस्ट क्या है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट के भारत के प्रति है, न कि वो किसी कंट्री में ऑस्ट्रेलिया खेलने गए हैं या वहां पे, तो उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वहां अपने कंट्री के प्रति है। तो जिस व्यक्ति का इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी कंट्री के प्रति होगा तो वही आपका नॉर्मल रेजिडेंस होगा। लेकिन जिसका इंटरेस्ट इकोनॉमिक के प्रति नहीं लाइज करता है, इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उस कंट्री का रेजिडेंस नहीं माना जाएगा। तो विराट कोहली हमारे चूंकि वहां केवल गए हैं कुछ समय के लिए, वो अर्न करके पैसा भारत में लाएंगे, इसलिए उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत के प्रति, तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंस है। जैसे एसबीआई कोई बैंक ब्रांच है तो उसकी मेन ब्रांच तो हमारी भारत की है, लेकिन एक ब्रांच उसने यूएसए में खोला है, तो वो वहां का रेजिडेंस नहीं होगा, वो रेजिडेंस कहाँ का होगा? नॉर्मल रेजिडेंस हमारे कंट्री का होगा। इसी तरह मैकडोनाल्ड कोई कंपनी है, फॉरेन की है, यूएसए की है, तो वो हमारे देश में है, लेकिन उसको हम नॉमिनल रेजिडेंस के रूप में नहीं मानेंगे कि उसका नॉमिनल रेजिडेंस, उसका भी मेन इंटरेस्ट क्या है? अपनी कंट्री के प्रति है, तो वो उनका लिए नॉमिनल रेजिडेंस होगा, हमारे लिए नॉन रेजिडेंस होगा। दोनों में डिफरेंस मैंने बताया कि रेजिडेंस और सिटीजन में अंतर क्या होता है। तो रेजिडेंस जो होता है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज करता है उस कंट्री के लिए, और सिटीजन जो होता है एक लीगल प्रोसीजर है जो वो कंट्री को वहां की मान्यता देता है, वहां की सिटीजनशिप उनको प्रदान करता है। तो ये दोनों में का पहला तो मेजर डिफरेंस है कि रेजिडेंस इज वन हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री। रेजिडेंस जो है उस कंट्री की इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लाइज करता है, लेकिन सिटीजन जो है एक ऐसी चीजें हैं, लीगल प्रोविजन है जो उस कंट्री उसको देता है। तो मेजर डिफरेंस आपका ये है रेजिडेंस और सिटीजनशिप में। ये इकोनॉमिक कंसेप्ट है रेजिडेंस, और ये आपका लीगल कंसेप्ट है। तो इकोनॉमिक कंसेप्ट इज ए कीवर्ड एंड हियर लीगल कंसेप्ट इज द कीवर्ड। क्लियर? ड्वेल सिटीजनशिप, रेजिडेंशिप में ड्वेल सिटीजनशिप की कोई चांसेस नहीं है, ड्वेल रेजिडेंशिप इज नॉट पॉसिबल, बट सिटीजनशिप में ड्वेल सिटीजनशिप इज पॉसिबल। क्योंकि जैसे अक्षय कुमार कनाडा की भी उन्होंने सिटीजनशिप ले ली है, तो इसलिए यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से गुंजाइश है। ड्वेल दो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं अगर उसके टर्म्स एंड कंडीशन को आप फुलफिल करते हैं तो। फिर मैंने एक बात की थी जीडीपी डिफ्लेटर, कि जब हम किसी चीज की वैल्यू निकालते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको जीडीपी कहते हैं, अगर हम अपने जीडीपी निकालेंगे तो जीडीपी किसको मानेंगे? तो क्योंकि जीडीपी जब भी बात करता है तो प्राइस की बात करता है। जहां प्राइस नहीं है वहां जीडीपी फिर आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। आगे हमने लास्ट में एक्सप्लेन किया था कि जहां पे बार्टर सिस्टम है वहां पे जीडीपी, जहां प्राइस नहीं है वहां पे जीडीपी की वैल्यू कोई नहीं निकाली जा सकती है। तो जीडीपी हम दो तरह से निकालते हैं, एक रियल जीडीपी और एक नॉमिनल जीडीपी। दोनों में क्या डिफरेंस है? रियल जीडीपी किसको कहेंगे, नॉमिनल जीडीपी किसको कहेंगे? तो ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन किया था कि जीडीपी डिफ्लेटर जब निकालते हैं तो इसका एक फॉर्मूला है कि नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ दिस जीडीपी डिफ्लेटर। अब जीडीपी डिफ्लेटर को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको करंट प्राइस इंडेक्स कहते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब एक नया नाम दिया गया है, करंट प्राइस इंडेक्स। जीडीपी जब हम रियल जीडीपी निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ बेस ईयर ऑफ इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। हम बेस ईयर की प्राइस से क्वांटिटी, करंट ईयर के क्वांटिटी को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रियल जीडीपी निकल आएगा। अभी आगे हमने फिर कहा था कि रियल जीडीपी जो होता है वो गुड इंडिकेटर होता है और नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो गुड इंडिकेटर नहीं होता है। रियल का मतलब कि नाम से ही रियल है, वो आपको एक्चुअल बताता है कि हमारी ग्रोथ हुई कि नहीं हुई। 2000 में हमारा जो प्राइस था और 2020 में जो प्राइस है करंट टाइम में, या 2025 में जो करंट ईयर में हमारी प्राइस है, इन दोनों के जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें रियल जीडीपी एग्जैक्ट पिक्चर देगा कि हम ग्रो किए कि हम लॉस में थे। लेकिन नॉमिनल जीडीपी आपको दिखाएगा कि वो, क्योंकि वो प्राइस का करंट का प्राइस ईयर कैलकुलेट कर रहा है
और करंट के ही क्वांटिटी को कैलकुलेट कर रहा तो वो आपको एक अच्छा इंडिकेटर या गुड इंडिकेटर उसको हम वो दिखेगा बढ़ते क्रम में, लेकिन वो गुड इंडिकेटर नहीं है। लेकिन रियल जीडीपी आपको दिखेगा घटते क्रम में, वही एक्चुअल आपकी पोजीशन है कि आपकी जीडीपी बढ़ रही है कि घट रही है। अब इसको देखिए, फॉर्मूला पे हम निकाला हमने कि रियल जीडीपी का तो फॉर्मूला है प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, और नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला है कि प्राइस ऑफ करंट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। देखिए ये मैंने एक डेटा दिया कि ये हमारा ईयर है, प्राइस है, क्वांटिटी है। ईयर हमने 2000 से लेके 2020 तक का ईयर मान लिया, 2000, 2000, 2005, 2010 एंड 2020। ये हमारी प्राइस का इंडेक्स है कि 10 रुपया था 2000 में, 15 रुपया था 2005 में, 18 रुपया हुआ 2010 में और 32 रुपया हुआ। तो ये तो प्राइस आप देख रहे हैं कि हमारे 2000 से लेके 2020 तक में प्राइस हमारी बढ़ती जा रही है, 10, 15, 18, 32। क्या इस प्राइस को देख के आप ये बता पाएंगे कि हमारी इन्फ्लेशन कितनी हुई, बढ़ी कि घटी, महंगाई बढ़ी कि महंगाई घटी? तो इसको निकालने का तरीका दो ही है, एक रियल जीडीपी से निकालेंगे और एक आप नॉमिनल जीडीपी के द्वारा निकालेंगे। तो आपको इसमें दिखेगा कि हमारी जीडीपी जो है, हमारी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ा कि घटा, और उसके बाद हम उसका निकालते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये अब इसको देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये देखिए हमने टेबल बना लिया, 3 कॉलम बनाना है आपको, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर। ये 3 कॉलम बने। ईयर 2000 में हमारे, पहले हम रियल जीडीपी की बात करेंगे। तो रियल जीडीपी हमारी, अगर हम, क्योंकि फॉर्मूला क्या रियल जीडीपी का था, रियल जीडीपी का फॉर्मूला था कि हम प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। तो इसमें हर ईयर में हम इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हमारे डेटा में क्या था, हमारी 10 रुपया थी बेस ईयर में और हमारी क्वांटिटी कितनी थी करंट ईयर में, 10 है। ये करंट ईयर का क्वांटिटी है। तो 10 इंटू 1000 यानी 10,000 आपकी रियल जीडीपी हुई कितने, 2000 में। 2005 में हमारी रियल की बात कर रहा, मतलब बेस ईयर की, तो 10 इंटू 1300 यानी करंट क्वांटिटी जो है हमारी 1300 है और बेस ईयर की प्राइस जो है 10। तो 10 इंटू 1300 इज इक्वल टू 13,000। ये आपकी रियल जीडीपी हो गई 2005 में। ये देखिए 13,000 2005 में। फिर तीसरा 2010 में हमारी प्राइस बढ़ गई 18 रुपया। तो लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है क्योंकि हम बेस ईयर से मानेंगे या क्वांटिटी से। तो 10 इंटू 1600 इज इक्वल टू 16,000। ये देखिए 2016 में आपका 10 में 16,000 आपकी रियल जीडीपी हो गई। फिर 2020 में हमारी रियल जीडीपी 10 इंटू 20,000, तो ये हमारी 20,000 होगी हमारी रियल। तो ये हमारी बेस ईयर की प्राइस से और करंट ईयर की क्वांटिटी से कैलकुलेट करके हमारी रियल जीडीपी निकल आया। ठीक। नॉमिनल जीडीपी जब हम निकालते हैं तो मैंने कहा था कि प्राइस ऑफ करंट ईयर और प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, तो दोनों को जब हम कैलकुलेट सीधा सीधा कर दिए, देखिए सामने सामने 10 इंटू 1000 10,000, 15 इंटू 1300 जो इसकी वैल्यू आई, फिर उसके बाद 18 इंटू उतना 28, और फिर लास्ट में हमने ये किया, ये 32 इंटू 2000 64,000। तो ये हमारी नॉमिनल जीडीपी निकल के आ गई। अब दोनों की वैल्यू में आप देख रहे हैं कि ये बढ़ते क्रम में भी बढ़ रहा और ये भी बढ़ रहा आपका, लेकिन क्या एग्जैक्ट ये फिगर है? अब इससे नहीं निकलेगा। अब हम इसको निकालेंगे रियल, मतलब जिसको कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही बताया। इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है, ये देखिए, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। जब नॉमिनल को और रियल को हम डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिफ्लेटर निकल के आएगा। ये देखिए, इस दोनों को किए इंटू 100 तो 100 आया। इसको 19,500 डिवाइडेड अपॉन 13,000 इंटू 100 150 आया। 28,800 डिवाइडेड अपॉन 16,000 इंटू 100 इक्वल टू 180 आया। फिर 64,000 डिवाइडेड अपॉन 20,000 इंटू 100 ये 320 आया। तो ये हमारा जीडीपी डिफ्लेटर आया। अब इसमें एक कंसेप्ट है, ये फैक्ट है कि कभी भी जब बेस ईयर, इन बेस ईयर रियल जीडीपी विल ऑलवेज बी इक्वल टू नॉमिनल। बेस ईयर में जब रियल जीडीपी हम निकालेंगे तो हमेशा नॉमिनल जीडीपी के बराबर होगा और उसका जीडीपी डिफ्लेटर जो आएगा वो सेम 100 आएगा, हमेशा, ऑलवेज लिखा हुआ है। In base year, real GDP will always be equal to nominal GDP. GDP deflator will be always be 100. अब इसके बाद हमने एग्जांपल दिया इसके साथ
एक प्रॉब्लम सॉल्व भी किया कि नॉमिनल जीडीपी हमारी 20 दी हुई है, प्राइस हमारे जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है, प्राइस इंडेक्स जो है 550 दिया हुआ है और फाइंड जीडीपी, और हमको जीडीपी निकालना है। तो हम रियल जीडीपी निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। तो आप देखिए इसको जब कैलकुलेट किए यानी कि 220 अपॉन 550 इनटू 100 यानी कि 40 इज द योर आंसर। ठीक, अब यहां उसी डेटा को जब मैंने ये एनालिसिस किया कि क्या हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है कि इन्फ्लेशन हमारी घट रही है, वो कौन सा चीज है जिसको हम गुड इंडिकेटर कहेंगे और किसको हम गुड इंडिकेटर नहीं कहेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि प्राइस पहले हम बेस ईयर से निकालेंगे रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी देखिए हमारा ये आ रहा है और हमारा नॉमिनल जीडीपी ये आ रहा है और रियल जीडीपी हमारा ये आ रहा है, क्योंकि हमने जब रियल जीडीपी निकाला तो प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर निकाला और नॉमिनल जीडीपी निकाला तो प्राइस ऑफ करंट ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर निकाला। तो इसमें देखिए आप कि जब हम नॉमिनल जीडीपी निकाल रहे हैं तो ये हमारा क्या क्या ग्रोथ कर रहा है, ये लग रहा है कि मेरी महंगाई कितनी बढ़ गई, यानी कि 10,000 2000 में था और 2020 में हमारी 50,000 पहुंच गई हमारी जीडीपी। लेकिन क्या ऐसा है क्या, क्योंकि जब रियल जीडीपी निकाल रहे हैं तो पहले साल हमारा 10,000 था, दूसरे साल भी 10,000 रहा, लेकिन तीसरे साल 8,000 हो गया, चौथे मतलब 2020 में आपकी 5,000 हो गया। तो ये हमारी एग्जैक्ट पोजीशन है, ये गुड इंडिकेटर बताता है कि हमारी जीडीपी बढ़ी कि घटी, हमारी इन्फ्लेशन बढ़ा कि घटा। ये इन्फ्लेशन हमको इन्फ्लेशन इफेक्ट डालता है, ये इन्फ्लेशन को इफेक्ट नहीं डालता। ये पुअर इंडिकेटर है और ये जो आपका रियल जीडीपी है तो गुड इंडिकेटर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि आपका रियल जीडीपी से गुड इंडिकेटर कि और नॉट ए गुड इंडिकेटर। तो रियल जीडीपी से गुड इंडिकेटर, नॉमिनल जीडीपी इज नॉट ए गुड इंडिकेटर। ये इन्फ्लेशन को इफेक्ट डालता है, उसमें लिखा रहेगा कि क्या इन्फ्लेशन इफेक्ट नॉमिनल जीडीपी डालता है तो यस करेंगे, और अगर क्या इन्फ्लेशन इफेक्ट आपको रियल जीडीपी डालता है तो नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन नॉट इफेक्ट ऑन रियल जीडीपी। फिर इसको भी डिफरेंस हमने किया कि नॉमिनल जीडीपी जिसको हम एनआई कहते हैं, जीडीपी ऑब्लिक रियल एनआई ऑब्लिक जीडीपी, नेशनल इनकम की बात, एनआई में नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम और जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट ए करंट प्राइस। नेशनल इनकम और जीडीपी जो है वो करंट प्राइस पे बात करता है, वो करंट प्राइस की कैलकुलेशन करता है, लेकिन रियल जीडीपी जो है वो कांस्टेंट प्राइस की बात करता है। ये जो है रियल नॉमिनल जीडीपी जो है इट इज अफेक्टेड बाय प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ, ये प्राइस को भी इफेक्ट डालता है और क्वांटिटी को भी डालता है, लेकिन जो रियल जीडीपी है वो केवल क्वांटिटी को इफेक्ट डालता है। ये एक गुड मेजर नहीं होता है नॉमिनल जीडीपी, इट इज नॉट ए गुड मेजरमेंट डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ये सोसाइटी का गुड मेजरमेंट डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन रियल जीडीपी इज ए गुड बेटर मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो ये तीन चीजें डिफरेंस आपके नॉमिनल में और रियल में हुआ। अब कुछ लिमिटेशन की बात मैंने की कि लिमिटेशन ऑफ यूजिंग रियल जीडीपी एज इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ, अगर हम रियल जीडीपी को हम यूज कर रहे हैं तो ऐसा वेलफेयर की कंट्री के लिए क्या वो लिमिटेशन है। तो कुछ लिमिटेशन क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए। तो जीडीपी इग्नोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड देयर विल बी नो इकोनॉमिक वेलफेयर इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज नॉट इक्विटेबल। अगर वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो वो अच्छा एक जीडीपी नहीं माना जाएगा, इक्विटेबल। जैसे मैंने कहा कि 2000 में कुछ बने चीजें 2020 में बने, यहाँ पे जो चीजें आउटपुट आया तो रिच के लिए 35 आया, पुअर के लिए 65 आया, तो रिच और पुअर का यहाँ वेलफेयर हो रहा। लेकिन यहाँ पे 2020 में डिब्बे तो क्वांटिटी तो बढ़ गई, यहाँ 100 ही डिब्बे बने थे 2000 में, लेकिन यहाँ पे 500 डिब्बे बने, तो 100 बने तो उस ध्यान रखा गया मतलब गरीबों के लिए भी और अमीरों के लिए भी, ज्यादातर ध्यान रखा गया गरीबों के लिए। तो गरीबों के लिए जब ध्यान रखा गया यानी कि वेलफेयर ज्यादा हुआ, लेकिन जब डिब्बे तो बढ़ गए, लेकिन यहाँ ध्यान किस चीज का रखा गया, किसका रखा गया, रिच का रखा गया। गरीबों के लिए केवल एक डिब्बा बना गरीब के लिए, 499 डिब्बा बना आपके अमीर के लिए, रिच के लिए। तो ये एक नॉट ए सिग्नल, नॉट मतलब सोशल वेलफेयर, ये सोशल वेलफेयर नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिर भी ठीक है, यहाँ कुछ वेलफेयर, क्योंकि ज्यादातर वेलफेयर जो हो रहा है वो गरीबों के लिए हो रहा है। तो ये इसको कहते हैं, इसी को कह रहा है कि इट इज
जीडीपी इग्नोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड देयर विल बी नो इकोनॉमिक वेलफेयर। अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो इग्नोर करता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज नॉट इक्विटेबल। ऐसे जीडीपी को हम इक्विटेबल जीडीपी नहीं कहेंगे, वो बराबर नहीं कर रहे हैं। जहां पे इस चीज का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वो उसको एक हम अच्छा जीडीपी, तो इसलिए कंट्रीब्यूशन जीडीपी का प्रॉपर होना भी रिच और पुअर में जरूरी है। दूसरा पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी का कंपोजिशन कैसा होना चाहिए? जैसे मैंने कहा कि कंज्यूमर गुड्स को कोई डिब्बा अगर बनाया किसी कंपनी ने, आउटपुट अगर किया तो 65 डिब्बे उसने कंज्यूमर के लिए बनाया और 35 डिब्बे उसने डिफेंस के लिए बनाया। कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई कंपनी बना रही है तो 35 डिब्बे वो कंज्यूमर के लिए बना रहे हैं 65, और 35 अगर डिफेंस के लिए बना रहा है तो यहाँ पे 100 में ये बना रहा, ये इसका एक मेजर पॉइंट है। और 500 जब डिब्बे, जबकि 100 से 500 हो गया, कंज्यूमर के लिए केवल एक बना रहा और डिफेंस के लिए 499 बना रहा, तो क्या आप इसको एक प्रॉपर कंपोजिशन ऑफ जीडीपी कहेंगे? प्रॉपर कंपोजिशन ऑफ जीडीपी तब कहते हैं ना जब दोनों को बराबर या 19-20 करेंगे तब माना जाएगा। तो यहाँ तो जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पे 499 डिफेंस को ध्यान में रख के गोला बारूद बम और हथियार बनाए गए, लेकिन गरीब के लिए केवल एक चीज बनाएगी। और यहाँ पे क्या हुआ, 65 और 35 डिफेंस के लिए। यहाँ ध्यान सबसे ज्यादा किसका रखा गया? कंज्यूमर का रखा गया, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है जीडीपी। जब तक वेलफेयर नहीं होगा तो उसको एक अच्छा जीडीपी हम नहीं मानेंगे। तो इसी को इंग्लिश में लिखा है कि देयर में बी इंक्रीज इन जीडीपी ड्यू टू राइज इन production of defense goods, but that does not indicate the increase in welfare and masses। वो इंक्रीज तो कर रहा है डिफेंस के प्रोडक्ट को बनाने के लिए, लेकिन ये एक वेलफेयर का अच्छा इंडिकेटर नहीं माना जाएगा। वेलफेयर में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है, डिफेंस में उसने इंक्रीज किया। तीसरा है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, जिसको मैंने कहा था नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब कि जहां पे पैसे का सिस्टम नहीं हो रहा। तो जहां मॉनेटरी पैसे का नहीं होगा, मनी में नहीं होगा, तो उसको हम जीडीपी में हम नहीं मानेंगे। तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस जहां पे, जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, तो यहाँ पे जब तक प्राइस नहीं इन्वॉल्व है तब तक हम उसको जीडीपी उसकी हम नहीं लिखा। तो जीडीपी के लिए प्राइस का होना जरूरी है, तो इसको हम कह देंगे वाइल। देखिए इंग्लिश में लिखा है कि मेनी एक्टिविटीज आर नॉट इवेल्युएटेड इन मॉनेटरी टर्म, एग्जांपल बार्टर सिस्टम, आर देयर आर नॉट कंसीडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी, therefore there is underestimation of GDP and hence GDP is not true indicator of welfare। जहां पे आदान प्रदान तो हुआ, एक सोसाइटी में अगर कोई वस्तु हमने किसी को दिया, किसी ने हमें दिया, तो ये तो वेलफेयर हुआ, मतलब एक दूसरे का की जरूरतें तो पूरी हो गई, लेकिन इसको एक हम अच्छा इंडिकेटर नहीं मानेंगे जीडीपी के पर्सपेक्टिव में। अंडरएस्टिमेशन ऑफ जीडीपी एंड हेंस जीडीपी इज नॉट ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। ये जीडीपी वेलफेयर का एक ट्रू इंडिकेटर नहीं होगा, जहां पे विदाउट प्राइस नॉट, जब तक प्राइस नहीं है तब तक इसमें हम कोई ऐसी चीजें नहीं जीडीपी की बात कर सकते। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है कि जो बाहरी एक्सटर्नलिटीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो इकोनॉमिक में काम हो रहा विदाउट पेइंग द प्राइस एंड पेनाल्टी फॉर दैट, ना उसके लिए कोई पेनाल्टी है ना कोई प्राइस है, तो इसको हम एक्सटर्नलिटीज कहते हैं। और वो एक्सटर्नलिटीज जो होती है वो एक पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। अब पॉजिटिव कैसे होती है? अगर किसी पार्क एरिया में ये ध्यान में रखकर एनवायरनमेंट को मेंटेन कर ध्यान में रखते हुए वहां पे अगर पेड़ पौधे लगाए गए हैं, इस तरह की कुछ डेवलप सोसाइटी ने की है, तो उसका मेन पॉजिटिव ये है कि वहां ऑक्सीजन मिलेगा, वेलफेयर की एक्टिविटीज होगी, यहाँ पे लोग खुश रहेंगे। तो ये सारी चीजें जो एक्टिविटीज है इसको हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कहते हैं। लेकिन निगेटिव एक्सटर्नलिटी, कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, कोई अपनी फैक्ट्री प्रोडक्ट बना रही है, उसे धुएं निकल रहे हैं, उससे पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है, ये सारी चीजें, कई लोग बीमार पड़ गए, किसी के बहुत लोगों का हॉस्पिटल में जाना पड़ गया और कई लोगों की मौत हो गई, तो ये एक्सटर्नलिटीज किस तरह की है? निगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज ऑकर्स कहां से, कैसे उसका ऑकर्स होता है? तो प्लांटिंग मोर ट्रीज। और ये निगेटिव कहां से डेवलप होता है? तो पॉल्यूशन से, फैक्ट्री से, ये सब जितने हैं, तो ये आर नॉट अकाउंटेड इन द जीडीपी। इन सभी चीजों को हम जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। फिर मैंने बात की कि व्हाट इज डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी। हम डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी किसको कहेंगे? डोमेस्टिक इकोनॉमी किसको कहेंगे? जहां पे जो हमारी टेरिटरी के अंदर आता, जो हमारे पूरे भारत में आता, इट इज ए जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड। ज्योग्राफी जितनी हमारी भारत की जो बाउंड्री लाइंस है, कहां तक हमारा डोमेस्टिक, हम किसको काउंट करेंगे, किसको नहीं करेंगे, तो उसके बारे में ये कह रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट, भारत सरकार के द्वारा, विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट्स फुली, जो हमारे आपस में ये सारी चीज सर्कुलेट होती है, उसी को हम कहेंगे डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी।
जैसे इसमें क्या क्या आएगा, भारत की कुछ चीजें हैं डिफेंस की बेसिस पे, ऑयल नेचुरल गैस रिग्स जो होते हैं, टेरिटोरियल वाटर हैं, ये सारी चीजें आपके इंडियन एयरक्राफ्ट्स हैं, इंडियन एम्बेसीज हैं लोकेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जितने 5 मैंने बताया ये सब हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत आते हैं। ऑल द फैक्टर इनकम, और फैक्टर इनकम क्या है, जनरेटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी, जितने भी फैक्टर इनकम है और जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट होती है उसी को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इज द फैक्टर इनकम जनरेटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी का मैंने बता दिया कि डिफेंस, ऑयल और आपके एम्बेसीज और आपके क्या कहते हैं टेरिटोरियल वाटर, जो समुद्र की जो बॉर्डर लाइन, बॉर्डर वाला एरिया है, कहां तक हमारे समुद्र पे अधिकार है, तो 200 नाइट एंगल तक हमारे अधिकार होते हैं। तो ये सारे जो चीज भी वहां से इनकम होगी वो सब हमारी डोमेस्टिक इनकम में आएगा। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चंस है कि कुछ ऐसे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं इंक्लूड, किसको हम डोमेस्टिक इनकम में मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे। तो प्रॉफिट अगर कोई फॉरेन बैंक में हो रहा है तो हमारे डोमेस्टिक इनकम में, हमारी ब्रांच अगर उस कंट्री में है तो हमारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे कंट्री के लिए है तो हमारी डोमेस्टिक इनकम है। स्कॉलरशिप जो कि गवर्नमेंट एक बार दे चुकी है तो हमारी डोमेस्टिक इनकम नहीं मानी जाएगी, इसलिए इसको हम डीआई नहीं कह सकते हैं। प्रॉफिट अर्न्ड बाय इंडियन कंपनी इन सिंगापुर, अगर कोई प्रॉफिट इंडियन कंपनी को सिंगापुर में हो रही है तो वो आपका डीआई नहीं होगा क्योंकि उस कंट्री में उसने अर्न किया है। सैलरी रिसीव्ड बाय यूएस रेजिडेंट वर्किंग इन यूएस एम्बेसी इन इंडिया, इसको भी डीआई नहीं कहा जाएगा, नो। सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन यूएस एम्बेसी इन इंडिया, नो। सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन यूएस, यस। Salary received by US residents working in Indian embassy in US, yes. Salary received by this resident working in US bank in India, yes. Salary received by Indian residents working in SBI in US, no. Old age pension given by government, no, क्योंकि already वो एक बार income में count हो चुका है। Retirement pension is also no. Factor income from abroad, it is also no. Factor income to abroad, it is also no. Salary to Indian working Russian embassy in India, yes. So these are the some indicators given in this chapter कि किसको हम DI काउंट करेंगे और किसको हम नहीं करेंगे। कल फिर हम बात करेंगे कुछ कंसेप्ट जो हैं, बेसिक कंसेप्ट फॉर कन्वर्जन, जिसमें हम डेप्रिसिएशन की बात करेंगे, कुछ उसमें एक्सपेक्टेड बात करेंगे और आगे की चीजें चैप्टर पे कि दोनों में कैपिटल और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है।